अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज ज़रा बात करेंगे इंडिया और अमेरिका की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2+2 मीटिंग हुई है और क्या बात हुई है और उससे क्या चैलेंजेस सामने आए हैं स्पेशली भारत के लिए। और क्योंकि अमेरिका को तो आप सब जानते हैं कि हम वैसे ही समझते हैं कि जी बड़ी पावरफुल कंट्री है, लेकिन इंडिया भी है, कम पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों मिलकर क्या करने जा रहे हैं और क्या कोई प्रोजेक्ट करेंगे, क्या चैलेंजेस हैं और क्या होप्स हो सकती हैं इस तरह की मीटिंग से। हमें जी आज ज्वाइन करेंगे सुमित पीर साहब, आप सब जानते ही हैं सुमित जी को। थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am. Thanks for the invitation. थैंक यू सर। सर हम आज आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हुई है। और जैसे कि हम बीच में देख भी रहे थे कि रशिया को लेकर भी कुछ टेंशन बनी हुई थी, लेकिन एक चीज़ जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कही है कि जी बड़ा बैलेंस करके भारत चलता है और हर कंट्री के साथ आप लोगों के टर्म्स जो हैं वो बेहतर तरीके से चल रहे होते हैं। तो वही चीज़ अभी हमने अमेरिका के साथ देखी। तो क्या समझते हैं आप कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या बात हुई और किस तरफ को ये गाड़ी जा रही है? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। 2+2 अभी हुआ था। इसमें दो तीन चीजें समझने की आरजू जी। पहले ये कवायद, ये अटकल बच्चू जिसे अनुमान कहते हैं, अंदाजा लगाया जा रहा था कि टू हुँ, प्लस टू होगा, शेड्यूल पे होगा, डिले तो नहीं होगा। रशिया हुँ, यूक्रेन वाला जो मसला है कहीं इसको डिरेल तो नहीं कर देगा। अभी दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई। पहली बात तो ये शेड्यूल पे हुआ। 2+2 होने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से बात की और उन्होंने रशिया और यूक्रेन की भी बात की। और मोदी जी ने कहा, भाई हमने तो इनको बोला था आप लड़ाई रोको, आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन का क्या हो रहा है। यूक्रेन के सरजमीन पे लड़ाई हो रही है। यूक्रेन सीरिया बन चुका है ऑलमोस्ट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर मतलब हफ्ते 10 दिन में ईद तक वो पूरा सीरिया बन जाएगा। हम उम्मीद करते ना बने, पर परिस्थिति यही है। अभी जो सामने आया तो उन्होंने बोला, भाई हमने तो इनको बोला आप दोनों आपस में बात किए, डायरेक्ट बात कीजिए और युद्ध रोकिए। हमारा हमेशा से पक्ष रहा, आप लड़ाई को रोके, लड़ाई को चलने न दें। इसमें हुँ, इंसानियत और इंसान आदमी का नुकसान हो रहा है। और उनको उनको कहीं ना कहीं आरजू जी ये भी एक समझ आ गई बात कि भाई रशिया और यूक्रेन के मसले को लेके अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो एसोसिएशन है उसको खराब नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी द टिपिंग पॉइंट। तो इसको हुँ, एक दरकिनार किया गया। फिर जब 2+2 होता है तो करीब 25 से 30 पॉइंट ऑफ एजेंडा थे जिन पे बात हुई, सहमति हुई। और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे डिस्कशन में जो मुझे लगता है व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन, इसके ये क्लियर बोला गया है भाई पाकिस्तान का सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म। और पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट को सपोर्ट मिल रहा है दैट शुड बी स्टॉप्ड। ये हुँ, क्लियरली बोला गया। तो ये चीज एक बहुत क्लियर होके सामने आई है। अब इसमें एक और चीज एंगल निकलता है कि भाई फिर एक ये सब चलता रहा, बाकी एजेंडा चलता है, क्वाड, इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। अब नई मसला ये भी कि हमको ये नहीं पता कि कल को कोई नया वायरस कोई बना रहा हो कि भाई तब भी साथ आना। क्या पता किस दुनिया की किस लेबोरेटरी में कौन सा नया चूहा, बिल्ली, चमगादड़ नया वायरस बना रहे चीनी। तो ये भी एक चैलेंज तो कहीं ना कहीं है ही ना। हमको इसकी हुँ, बात नहीं कर रहा। वी होप एंड प्रे वी आर रॉन्ग, बट देयर इज अ थ्रेट लाइक दिस। तो ये सब बातें हो रही है। तो मतलब रशिया यूक्रेन को लेके रिलेशन को खराब किया जाए, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एलाई के साथ रिलेशन खत्म की जाए, इसको इस पे पूरा बहस हुई और ये डिसाइड किया गया इसको दरकिनार किया जाए। ये एक अलग मसला है और रिलेशन अलग जाएगा। अब इसी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी बिल्किन साहब ने एक छोटा सा पासिंग रेफरेंस दिया कि ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, वी आर मॉनिटरिंग द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन इंडिया। काफी ये बड़ी वो न्यूज बनी थी, ये बनी थी। तो डॉक्टर जयशंकर ने तो जवाब नहीं दिया। पर शाम हुँ, को एक यूनिवर्सिटी में एक इंडियन डायस्पोरा और को एड्रेस कर रहे थे स्टूडेंट्स को, और अमेरिकन जर्नलिस्ट और कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी तो उनको एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई कि हमें भी पता आपकी ह्यूमन राइट्स की हालत। वी कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर ह्यूमन राइट्स एंड वी आर आल्सो मॉनिटरिंग योर ह्यूमन राइट्स। हुँ, तो इट्स नॉट वन वे टिकट। तो पहली बार इंडियन डिप्लोमेसी में एक बहुत ज्यादा बोल्ड स्ट्रेटेजिक मूव लिया गया, क्योंकि उससे पहले कई डिबेटें हुई हैं नेशनल टीवी पर। मैं कहता रहा कि भाई मैं अमेरिका की लॉन्ड्री लिस्ट गिनाई थी, आपकी ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड ये 15 चीजें हैं जो सच है। और मैंने कहा भाई अगर ये चीजें सच हैं तो ये आप हमें क्या ह्यूमन राइट्स की पट्टियां पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्टिव मैटर। दूसरी बात, आपके नाम आपके यहाँ गोटोनामो बे है। उस गोटोनामो बे में क्या आप बाइबल तो नहीं सिखा रहे थे लोगों को? अब वहां क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था सबको पता है। आपके यहाँ जो ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक गोरे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेम नहीं है। आप उनको फूड स्टैम्प्स पे जिंदा रख रहे हो, जहां आप उसको एक कोक, एक मुर्गा और एक आलू का चिप्स देते हो और वही वो खा के जिंदा है, इसीलिए वो सारे डायबिटिक है।
इसीलिए वो सारे ओवरवेट है, इसीलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उन्हें अफेक्ट करती है। उनका एक्सेस टू एजुकेशन सेम नहीं है, उनका एक्सेस टू इकोनॉमी सेम नहीं है। क्या ये कहना गलत होगा कि आप उनके पुरखों को चेनों में बांध के लाए थे स्लेवरी के लिए? आप वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला हमें मैटर पता ही, आप उनके जेल्स देखें, 90% लोग ब्लैक अफ्रीकन है, 90% पीपल ऑन डेथ रो आर ब्लैक अफ्रीकन। कोकेन सबसे ज्यादा कहाँ है? ड्रग्स सबसे ज्यादा कौन खाता है? क्राइम सबसे ज्यादा किस सोसाइटी में है? और दूसरी बात आप ये देखिए, चलिए उसके आगे चलते हैं, आपने दुनिया भर में बॉम्बिंग कर दी लोगों को, आपने करीब 12 मिलियन लोग मारे हैं पूरे दुनिया भर में इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। एक पिक्चर देखी थी मैंने, 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट थे एंड दे हैव किल्ड 12 मिलियन पीपल, येट पुतिन इज अ बुचर, येट पुतिन इज अ वॉर क्रिमिनल एंड रशिया इज एग्रेसर। आपने 33 सालों में 50 जगह बॉम्बिंग की है डेमोक्रेसी के नाम पे। चलो आप बोलोगे जी हम आतंकवादी ढूंढ रहे थे, ये ढूंढ रहे थे, ये तो यूएस के अंदर की स्टोरी है। वहां पे आज के डेट पे दे हैव सोल्ड गन्स मोर देन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। आज जो स्कूल में शूटिंग होती है, 10-11 लोग कहीं भी बेचारे मर जाते हैं, वहां बच्चे की ये गारंटी नहीं स्कूल जाएगा वापस आए, व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दैट चाइल्ड? बट गर्ल लॉबी पावरफुल है तो बच्चे की ह्यूमन राइट्स है नहीं। कोई नाइट क्लब जाता, नाइट क्लब में शूटिंग हो जाए, 10-12 लोग मर जाते हैं। अभी उस जो वहां नौजवान गया था, एक 18, 19, 22, 23 साल का बच्चा या लड़का या लड़की गई थी, व्हाट अबाउट देयर ह्यूमन राइट्स? उनकी ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? व्हाट अभी पीछे वहां न्यूयॉर्क में शूटिंग हुई सब में कुछ दिन पहले, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? तो ये जो ह्यूमन राइट्स का जो कवायद है, ये पूरी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। मोसुल में आपने दो बार आपने मोसुल को ग्राउंड किया, बोचा की वीडियोस आ रही हैं, मिरोपोल की वीडियोस आ रही है, मोसुल की कोई वीडियो नहीं, मोसुल में कोई नहीं मरा, यू ग्राउंडेड मोसुल 2 टाइम्स, ऑफ कोर्स पीपल डाइड देयर, पर वो कहीं नहीं पता। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको मिले नहीं, आपने खूब मुर्गी फार्मों पे रेड वेड की, पोल्ट्री फार्मों पे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको नहीं मिले। तो व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दोस पीपल? तो ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी अ वन वे टिकट। तो ये पूरी लंबी चौड़ी फेहरिस्त और भी है, बट शो उस पे नहीं है, तो मैं जरा एक पासिंग रेफरेंस दे रहा था। तो अब कहने की बात है ये है आरजू जी, हमने बोला कि यू माइंड योर ओन बिजनेस, लिटरली वी हैव टोल्ड देम माइंड योर ओन बिजनेस। ना हमें आपके कहने से फर्क पड़ता, ना आपके बताने से कोई यहाँ पे कुछ चल रहा है। अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ भी प्रॉब्लम है, अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ भी प्रॉब्लम है। और ये सारी सब्जेक्टिव चीजें, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव आया ह्यूमन राइट्स को लेते हुए, व्हेन वी टोल्ड देम ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका, in front of the Americans in this 2+2, sir kindly mind your business। फिर जो बाइडेन साहब ने भी बोला भाई इट इज इंडिया के लिए, इंडिया को रशिया का तेल लेने में इट शुड नॉट बी इंडियाज इंटरेस्ट। तो तेल वेल की बात हो रही थी, तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला कि भाई जितना हम तेल एक महीने में लेते हैं उतना यूरोपियन यूनियन एक हफ्ते में, एक आफ्टरनून में लेती है। आप जाके उनसे पूछिए, उनका नंबर लीजिए। तो अब की बार मैंने जो देखा, जो मेरा असेसमेंट है, एक बहुत मस्क्यूलाइन खुश रहा है तेल के मामले में। बोल दिया भाई आप अपना काम करें, हमें जिससे तेल लेना लेंगे, आप यूरोपियन यूनियन को जाके समझाएं। और सबसे अच्छी बात है जो ह्यूमन राइट्स, देखिए अमेरिका के पास 2 लेवर होते हैं, एक डेमोक्रेसी, एक ह्यूमन राइट्स। ये जो पिन प्रिक डिप्लोमेसी है ना, जिसे पिन प्रिक डिप्लोमेसी कहते हैं, उस पे आप अब हमें ना चला सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना समझ सकते हैं। आपसे बड़ी डेमोक्रेसी हमें, आपसे बड़ा इलेक्शन यहाँ होता है, तो डेमोक्रेसी का मसला आरजू जी खत्म। ठीक है जी। अब रही थी दूसरा हथियार या दूसरा पिन प्रिक कहूंगा वैसे, वो था ये ह्यूमन राइट्स। तो वी हैव टोल्ड माइंड योर बिजनेस। ये पहली बार 70 साल में इंडिया ने एक स्टैंड लिया है। अब जितने भी हमारे यहाँ चेयर लीडर्स है, जो साइड हीरोज है, जो कहते थे जी यूएस, यूएन, ये जी अमेरिकन मीडिया, ये वाला वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, तो अब उनको बोलो ठीक है भैया कर लो, राम का नाम लो, ऐश करो। अब हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उनके स्टेज पे, उनके सामने लिटरली इन डिप्लोमेटिक टर्म्स में बोल लो काइंडली माइंड योर बिजनेस। एंड आई डोंट थिंक पीपल लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और एक ये रिपोर्ट, एक ये संस्थान, एक ये बॉडी, एक ये थिंक टैंक, they do not literally count। that is what is the change in this 2+2। जिसे मोदी जी ने एक बार कहा था, हम ना नजर झुका के बात करते हैं, ना नजर उठा के करते हैं, बस आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये चीज आज मैंने सच होती देखी है। बाकी जो इकोनॉमिक एजेंडा वो सब चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, यूजुअल 25-30 पॉइंट होता था, सब हो गए, सब पर डिस्कशन एग्रीमेंट हो गया। पर अगर आप चेंज बोलेंगे तो चेंज तो मैं आपको ये पाकिस्तान वाला इशू था, एक ये ह्यूमन राइट्स वाला इशू था, ये 2 बड़े चेंज, और ये पेट्रोल वाला, मतलब रशियन ऑयल वाला, ये 3 चीजें थी जो जिन पे हम फोकस करके वी कैन काइंड ऑफ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट टाइम एंड दिस टाइम। नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज चेंज्ड एंड दैट सेंड्स अ क्लियर मैसेज टू एवरीबॉडी। उसके बाद जी आपकी कनाडा में एक जगमीत सिंह जी है, वो जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट, वो एक्टिवेट हो गए थे। मैंने उनको बोला, मैं कहा पाजी, जब एंथनी बिल्किंस को
उनकी ज़मीन पे आके बताया माइंड योर बिज़नेस। तो आप तो कहीं खड़े ही नहीं होते, आपको जानता कौन है, पहचानता कौन है, या तुम्हारी औकात कितनी है? अगर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोल दिया, मैंने इवन आई वेंट इन सेइंग आर यू डेफ एंड डम्ब? डेफ इसलिए तुम्हें सुनाई देता, डम्ब तुम्हें समझ नहीं आता। अगर तू डेफ एंड डम्ब है तो पॉलिटिशियन नहीं हो सकता ना, यू कैनॉट बी अ पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमैट। डिप्लोमेसी में तो हवा समझाई जाती है, इशारा समझा जाता है। व्हेन डॉक्टर जयशंकर हैज बीन वेरी एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट and on the dot, if you cannot understand it, then you have to get your faculties possibly examined medically, then that seems to be the concern. ये एक नई चीज उभर के आई है, और हमारा ऋषभ पे भी स्टैंड चेंज नहीं है, हमारा ऋषभ वाल पे चेंज नहीं है, and this human rights bogey, so called human rights bogey, is out of the card. Democracy, we're bigger than America, we are partners but we are not allies. Allies का मतलब अमेरिका की भाषा में आरजू जी होता पट्टा, चमचा। ना हम चटते हैं ना हम पट्टे हैं, हम आपके साथ चलेंगे जहाँ जिस मिशन में होगा, जहाँ दोनों का फायदा होगा हम चलेंगे। और सबसे अच्छी बात, we know as India how to protect our interests. You cannot dictate your terms to us. That is our message loud and clear. लेकिन एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बताइएगा सुमित जी के जो हमारे यहाँ से भी कहा गया, कई बार कहा गया, मतलब अभी रिसेंटली तो खैर इमरान खान ने भी कहा सॉरी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट क्यों है? क्या इकोनॉमी उसकी रीजन है, या फिर आप समझते हैं कि उसको मैनेज अच्छा किया गया? व्हाट डू यू थिंक एज अ इंडियन, आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर आपसे कहा जाए कि जी किस चीज को लेकर कि पाकिस्तान भी इम्प्रेस हुआ है आपकी फॉरेन पॉलिसी से, तो वो क्या चीज है जिसने उसको इस जगह पे ले गए? सिर्फ इकोनॉमी है या कोई और चीज भी इसके अंदर है? देखिए आरजू जी, ना इकोनॉमी है ना मैनेजमेंट है, एक है इंटेंशन। एक है, बोलो, मैं हमेशा कहता हूँ द इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। हमारी इंटेंशन थी ऑलवेज टू लुक फॉर द बेनिफिट एंड द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए। जब एक पॉलिसी बनाई जाती है पॉलिटिशियन का अपना फायदा देखने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट का फायदा देखने के लिए, बिजनेसमैन का फायदा देखने के लिए, मेरे रिश्तेदार जो अमेरिका में रहते हैं उनका फायदा देखने के लिए, तब तो वो उनके लिए पॉलिसी बनी ना, जो कॉमन आदमी ग्राउंड पे उसके लिए तो बनी नहीं। अब एक और चीज मैं सॉरी आपको उसे कहना भूल गया, तो एक कैट्स का एक्ट जो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक्ट था, मैं हमेशा आपके चैनल पे, बाकी चैनलों पे भी ये कहता रहा, भाई कैट्स का एक्ट इज अमेरिकन एक्ट, let them do what they want to do, we not have to comment on it. And exactly Dr. Jaishankar said the same, भाई कैट्स का एक्ट जो है इट्स योर एक्ट, तुम्हारी मर्जी है, लगाना लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। बेसिकली वी से वी डोंट केयर टू वुड्स अबाउट इट। दैट वाज अबाउट द कैट्स का एक्ट। हमारी पॉलिसी रही है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं है, मोदी जी का फायदा नहीं है, बीजेपी का फायदा नहीं है, फायदा है भारत की जनता का। अब हमें S-400 चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, हमें अमेरिका से बिजनेस भी करना, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। हम अमेरिका से, अभी आपको पता होगा, अभी F-32 हॉर्नेट जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया, हमें वो दे रहे हैं, हमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वो परमिशन मांगा है। राफेल वाले कर चुके, तो अब हॉर्नेट का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वो बिजनेस है, सुरक्षा भी है, बिजनेस भी है। तो जब ये फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ड्रिवन बाय pockets of influence and people of influence, it is driven by the general good of the population of the country, that is the magic. और वो जो एक 1.3 बिलियन लोगों का गुड है, वो मोदी जी को, वो डॉक्टर जयशंकर को पावर देता है। But at the end of the day, Arzuji, we're 1/6 of the humanity. You cannot ignore us. As hard you may try or want, आप कितनी भी कोशिश करें, every 6th person in the world is Indian. तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। जीडीपी वाइज हम नंबर 5 है, पीपीपी वाइज हम नंबर 3 है, मिलिट्री वाइज हम नंबर 3rd पावर है, हाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आईएमएफ कहता है। तो अब आप बताइए कि आपकी ये जो टैक्टिक्स थी, भाई ये ह्यूमन राइट्स, ये डेमोक्रेसी, ये सब चीजें ना, हम उससे ऊपर निकल गए, हम इनको पीछे छोड़ गए, और ये हमने आपकी सरजमीन पे आके, आपके सामने, आपके स्टेज पे खुले शब्दों में, इन बिटवीन द लाइंस नहीं, खुले शब्दों में बताया है, दिखाया है, समझाया, और वी हैव सेटल्ड दिस इशू वंस फॉर गुड। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी लोगों के लिए हो, वो हर फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी। बट हाँ, जब पॉलिटिशियन चाहे कि जी मेरे जो मियामी में मकान बने, बर्मिंघम में मकान बने, तो उसके लिए बनेगी, तो मकान तो बन जाएगा, वहां बहुत बड़ा किला भी बन जाएगा, लोगों का भला नहीं होगा। जब जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगा मेरे लिए बन जाए, हमारे बच्चे बाहर पढ़े, उनके पास वो AMG मर्सिडीज हो, तो AMG मर्सिडीज आ जाएगी, पर लोगों का भला नहीं होगा। जब एक चाहे एक बिजनेसमैन के लिए बनेगी, जी ये XYZ बिजनेसमैन है, इसके वहां किले बन जाएंगे, लंदन में और न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में इनका ऑफिस आ जाएगा,
पर लोग जो जमीन पर उनका फायदा नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि किसके लिए बन रही है पॉलिसी। अगर आप लोगों के लिए बना रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ तो लोग हैं। डेमोक्रेसी में लोगों से बड़ा स्ट्रेंथ तो कोई होता ही नहीं। लेकिन सर करप्शन तो इंडिया में भी होती ही होगी, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी कंट्री में जो करप्शन ना होती हो। यहाँ पे भी होती है, लेकिन मेरे ख्याल है इंडिया में भी कई केसेस ऐसे आए हैं सामने जिसमें करप्शन की गई है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई बिजनेस कम्युनिटी हो। तो इस तरह की चीजें तो होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उसमें से निकल कर और उस एक तरह से ये कहना कि जी आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ लोगों के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन आप ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि करप्शन जो है वो भारत में नहीं है, भारत में भी है। देखिए आरजू जी, करप्शन 3 तरह का होता है। एक होता है जहां मैं वेयर वी ऑर्गेनाइज करप्शन, जहां मैं हम्म। एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ सिर्फ पैसे खाने के लिए, कागजों पे टोटल। हर मिनिस्ट्री उसे पास करती है, हर जगह से उसके पेपर कागज बनते, पैसे आ गए, कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा करप्शन होता है कमीशन। भाई ठीक है, आपने ये प्रोजेक्ट बनाना, मेरा 10%, 20%, 30%, काफी कंट्रियों में चलता है। तीसरा होता है कि भाई आपको किसी ने रोक लिया, आपने उसे 50 रुपए दे दिए, 100 रुपए दिए, उसे मैं टिप कहता हूँ। मतलब उसे करप्शन 50-100 रुपए का वाला करप्शन होता नहीं, उसे अमेरिकन टिप कहते हैं। हम जैसे लोग उसे करप्शन कहते हैं। जब से मोदी जी का शासन आया, कोई ऑर्गेनाइज करप्शन नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ। आपने सुना नहीं होगा पिछले 7 सालों में कोई स्कैम था। उससे पहले यूपीए में बहुत स्कैम हुए, लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है स्कैमों की। एक आध दर्जन भर स्कैम तो हुए, जो मुझे याद है, उससे ज्यादा हुए होंगे। अच्छा, ये कमीशन वाला सिस्टम खत्म है कंट्री में, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, सब डिजिटल हो रहा है, तो कमीशन कमीशन वाला सिस्टम खत्म है। तो टाइम से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, हाईवेज बन रही, टाइम से पहले डिलीवर हो रही, लागत से कम कॉस्ट पे डिलीवर हो रही, तो मतलब कमीशन नहीं है। अगर कमीशन होती तो जिस 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1,500 करोड़ में डिलीवर होगा, तो समझिए इसमें कमीशन है। अगर 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 800 करोड़ या 900 करोड़ में डिलीवर हो रहा है, तो कमीशन कहां से आ जी उसमें? 100 करोड़ तो वैसे ही बच गए, कमीशन कहां से दोगे? हाँ, बाकी छोटा मोटा इधर उधर किसी ने किसी से 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 1,000 रुपए ले लिए, उसको आप कमीशन नहीं कह सकते, बिकॉज वो एक सोशल लेवल पे छोटा मोटा चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल खत्म हो गया, चलता, बट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज। उससे हजारों करोड़ नहीं निकलते, उससे देश का खजाना नहीं लूटता, उससे देश में गरीबी नहीं आती, उसमें उससे देश में भुखमरी नहीं आती। किसी ने किसी को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दिए, इट्स नॉट अ बिग मनी। बट जब सरकार खुद हजारों करोड़, बिलियंस ऑफ डॉलर साइफन करे कंट्री से, और अमेरिका भेजे, ब्रिटिश भेजे, मियामी भेजे, वहां इसको हवाला के थ्रू या दूसरे चैनलों के थ्रू स्टैक करे स्विस बैंकों में, वो कंट्री को खोखला कर देती है। वो एक कॉमन आदमी जो ग्राउंड पे है, उसका हक, उसकी फ्यूचर जनरेशन का हक छीनती है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती, हाँ इनको भी खत्म होना चाहिए। बट ऑर्गेनाइज करप्शन नहीं है, कमीशन नहीं है, और ये जो मोदी जी की छवि है, जो इमेज है, जो विच इज 100% प्योर एंड स्पॉट फ्री। तभी देखिए दुनिया का कोई भी सर्वे उठा के देखिए अर्जु जी, टॉप 4 लीडरों में किसी भी सर्वे में मोदी जी मिलेंगे ही मिलेंगे। आज तो विडंबना तो ये है, यूएस में जो सर्वे होते हैं, जो बाइडेन से ऊपर मोदी जी की रेटिंग है अमेरिकन सर्वेज में। ये हमारे इंडियन सर्वेज नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का आप कोई भी सर्वे उठाइए पिछले 4-5 साल से, मोदी जी विल बी टॉप 4 ग्लोबल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे भी आजकल लोग कहते हैं बाइडेन, जी जिनपिंग, मोदी जी और पुतिन, ये 4 बड़े इंटरनेशनल लीडर तो बाय एनी स्टैंडर्ड्स है। तो ये कब होगा? जब आप बिल्कुल 100% ऑनेस्ट है, राइट? जब आपकी माता जी अब भी एक छोटे से कमरे में रहती है, वो लास्ट टाइम ऑटो में वोट डालने, हमारे ऑटो होता, पता नहीं आपके यहाँ होता नहीं, ऑटो में वोट देने होता है गई, सर। आपने अपने भाइयों के लिए आप कुछ कौन नहीं सा कनाडा में रहते हैं सर, हमारे यहाँ भी ऑटो होता है। लेकिन किया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे ये चीज, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपने कहा कि टॉप 4 लीडर्स में मोदी जी का नाम आता है, और उनकी वजह से काफी प्रोग्रेस हुई है, काफी फील्ड्स में काम हुआ है इंडिया में, ठीक है। लेकिन कुछ सालों से हमने ये भी देखा है कि बार बार एक तरह की एलिगेशंस जो है कंट्री के अंदर से ही मोदी जी के ऊपर लगी है, जिसमें स्पेशली आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन आ जाती है। पहले एक वो दिल्ली में हुआ था शाहीन बाग का, और बड़ा वो लंबा चौड़ा वो चला, फिर खत्म हुआ, फिर वो हिजाब वाला आ गया, फिर उन दिनों भी कोई इलेक्शंस चल रहे थे, और फिर वो हिजाब कंट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। अब एक नई जो निकल कर आई है, फिर से हम देख रहे हैं बहुत सोशल मीडिया पे, और एक हंगामा है, और फेस्टिवल चल रहा था। और ये फेस्टिवल्स में अक्सर पता नहीं क्यों होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन फेस्टिवल में
फिर कोई कंट्रोवर्सी चल रही, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इस पे मैं बात करूं, मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है, और अच्छा नहीं लगता, चाहे किसी का भी फेस्टिवल हो, इस तरह की जी। बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, और क्या ये चीजें कहीं डैमेज कर रही हैं मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया है, उनकी इमेज को या उनके फ्यूचर को आगे ले जाकर? देखिए आजू जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा इसने। इसके दो पार्ट ऑफ द आंसर है। पहला पार्ट ऑफ द आंसर ये है कि मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा, जो पहले भी बोल चुका, देयर इज सम वेयर टर्मोइल इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल चल रहा है। हमारे यहाँ वर्ल्ड का नंबर 2 सेकंड मुस्लिम पॉपुलेशन है। 99% जगहों पे चीजें आर पीसफुल, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, 0.11% जगह, 2 4 5 10 15 ऐसी जगह निकल आती जहाँ कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही है, और ये अभी कुछ बढ़ गई है, टू बी ऑनेस्ट। अभी क्या होता है ना, देखिए, हमारे यहाँ एक चीज तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक है कि कुछ लोगों को, मतलब जो एक टॉलरेंस है, जो एक भाईचारा, उन्हें वो शायद समझ नहीं आता। मतलब दे थिंक दे आर अबव द सिस्टम। ऐसा मैं नहीं कह रहा कंट्री का मुसलमान ऐसा ऐसा नहीं है। 0.1% आबादी है, क्योंकि पूरी कंट्री में 10 12 15 इंसिडेंट होते हैं। यू कैन नॉट से कास्ट aspersions ऑन एवरीबॉडी। अब देखिए, हमारे यहाँ 5 बार अजान होती है, अल्लाह अकबर सुनाई देता है। हम कहते हैं भाई ठीक है, कल्चर है, कोई बात नहीं। अब लोग कहेंगे कि जी अगर मेरे मस्जिद के बाद मुझे जय श्री राम सुनाई दिया, ये क्यों सुनाई दिया? भाई जब आपकी अजान 5 बार सुनाई देगी, साल में आपको एक बार जय श्री राम सुनाई दिया, तो आपको आपत्ति क्यों? बट हाँ, 0.1% लोग को, ये हर एक को नहीं है, तो वहाँ छोटा मोटा ये हो जाता है। अब दूसरी बात है जी, हनुमान जयंती हो, न्यू ईयर हो, नवरात्रि हो, उस दिन पथराव करना, ये करना, वो करना, ये सब चीजें, ये कुछ लोग हैं जो किसी के बहकावे में आते हैं, या जिनमें कुछ ज्यादा फंडामेंटलिज्म भरा है। वो कहते हैं भाई चलो हम जाके दिखा देंगे, हम यहाँ आबादी में ज्यादा, हमारा एक गैटो है, एक गैटो मेंटेलिटी जिसे कहते हैं, हम ये करें, पर उन पे एक्शन हो जाता है, मामला ठंडा हो जाता है। एक तो ये है कि भाई ये जो इंटॉलरेंस है कि भाई ये क्यों हो रहा है, हम क्यों माने, हम क्यों चलने दें। बट मेरा तो ये कहने का मतलब है, अगर सड़क से जुलूस चल रहा है, सड़क तो किसी के घर की नहीं है ना। सड़क तो किसी, अब देखिए मुहर्रम का भी ताजिया निकलता है उसी जो सड़क से निकलता है, ठीक है? तब तो हिंदुओं को आपत्ति नहीं होती। अगर अजान रोज 365 दिन 5 बार लाउड स्पीकर पे चलती, आपत्ति नहीं होती। पर जय श्री राम बोलने पे आपत्ति क्यों? हर हर महादेव बोलने पे आपत्ति क्यों? सवाल ये है। उनको क्यों है ये? वो पत्थर क्यों लगाते ये? अगर वो पत्थर नहीं लगाएंगे, घर में बैठेंगे, रमजान का महीना चल रहा है, जय श्री राम भी चलेगा, अल्लाहू अकबर भी चलेगा, सब चल रहा है, दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप एक साइड से वो मतलब पुश आएगा, तो दूसरी साइड से भी पुश आता है। मतलब फिर एक रिएक्शन हो जाता है, फिर एक प्रक्रिया और बन जाती है। ये एक चीज होती, पर ये पूरी कंट्री में नहीं, कोई 10-12 जगहों पे थी। हाँ, ये एक चिंता का विषय जरूर है। एक तो ये साइड है वेयर, और कुछ इसमें पॉलिटिकल हाथ भी होता है। देखिए जो दिल्ली में अभी इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया, वो आम आदमी पार्टी का है जी। पहली बार जो दिल्ली में दंगे हुआ, आपको याद होगा, जो मास्टरमाइंड था उसका नाम ताहिर हुसैन था, कुछ था, वो भी आम आदमी पार्टी का लीडर था। ये वाला भी आम आदमी पार्टी का लीडर है, बाय द वे। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, पहले तो उन्होंने बताया कि हम उसको जानते नहीं, हमारा उससे मतलब नहीं। आपने देखा होगा, घर घर के ऊपर गुलेल लगी थी, पत्थर, वो मोलोटोव कॉकटेल्स, तेजाब की बोतलें, सब बम बारूद, सब फैक्ट्री लगी थी। आज भी कुछ ऐसा ही पैटर्न हुआ। अभी जांच हो रही, पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहने की बात है, एक तो ये चीजें हैं जो ऐसे करती है, जिसमें पॉलिटिकल हाथ भी होता है, कुछ फंडामेंटलिज्म भी है, कुछ रेडिकलिज्म भी है, कुछ ये भी है कि भाई हमारे, आप यहाँ से कैसे चलोगे। पर ये लोग ये नहीं समझते कि अगर अगर आप कल को ये बोलेंगे कि भाई हिंदू मुसलमान के एरिया में नहीं रह सकता, ठीक, एक मिनट को माने, तो फिर इतने मुसलमान हिंदुओं के एरिया में कैसे रह जाएंगे? फिर इनको इसका रिपरकशन समझ नहीं आता कि फिर उसका रिपरकशन अल्टीमेटली होगा क्या। अब ये एक चीज है। दूसरी चीज है आरजू जी, जो लास्ट टाइम भी हुआ था, जो लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, तब ये दंगा करवाया गया। अभी हमारा एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा दुश्मन है चाइना। चाइना चाहता नहीं कि इंडिया की इमेज अच्छी रहे। चाइना ये इंप्रेशन देना चाहता कि इंडिया में दंगे हो रहे, कम्युनल टेंशन है, ये इट इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जितना डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन चाइना से इंडिया की तरफ आ रहा है, जैसे आईफोन 13 अब इंडिया में बनता है, आईफोन 13 जो इंडिया में बनता है, सबसे बड़ा कारखाना लगा एप्पल ने। ऐसी चीजें हो रही, तो ये ना चीनियों को बहुत तकलीफ दे रही है। तो कई बार थ्रू जियो पोलिटिकल एंगल, थ्रू एनजीओ ये पैसा लाया जाता है, रेडिकलाइजेशन की जाती है। और इसका टिपिकली हम इसको, इसका एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, रेड जहाद। वेन द जहादीज आर फंडेड बाय रेड्स, मतलब वो सामने नहीं आते, पर पैसा वैसा देते, इनको आगे भेज देते, भाई तुम ये काम करो। क्योंकि एक टाइम में आपको पता होगा, अमेरिका ये पैसे भेजने का काम करता था। आज के डेट में चाइना ये पैसे भेजने का काम कर रहा है। कवायद क्या? कवायद ये है कि भाई यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, कम्युनल टेंशन है, ये है, इंडिया इज नॉट अ स्टेबल प्लेस फॉर बिजनेस एंड ऑल, बिकॉज उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है।
अब अगर आप बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अगर गेम हो आरजू जी, कहीं छोटा मोटा दंगा करवाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काओ, हथियार भेजो, पैसे भेजो, बाकी काम खुद हो जाता है। आपने देखा शाहीन बाग की आपने बात की थी, वहाँ एक मौलवी साहब थे, उनको भी शायद 75 करोड़ रुपए आया था बाहर से, वो पकड़ा गया, वो पैसा वैसा कहाँ से आया था। तो देखिए बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं, तो लोग वहां कहते थे कुदरती बिरयानी। आपकी बिल्कुल नहीं, आपकी बात पे मैं इसलिए भी एग्री करूंगी कि मैंने एक वीडियो देखी थी और वो मैं आपको बल्कि व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ। उसमें इंडियन मौलवी साहब थे और वो यही कह रहे थे कि इस तरह के हम मतलब यानी वो इस तरह के कोई प्रोटेस्ट करें और इस तरह की बात करें जिससे बाहर की दुनिया को पता चले कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और वो बिजनेस रोक दें इंडिया। करेक्ट। वो अपने उस चीज के लिए वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं पूरी कंट्री को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा रहा हूँ या डैमेज कर रहा हूँ, जो कि एक मेरे ख्याल है कोई मामूली सी बात होगी या कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं सुमित जी जो कि इंडियंस हैं और इंडियन मुस्लिम्स हैं और उनका कहना है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको रोका जा रहा है काम करने से या उनकी कोई दुकानें या कोई इस तरह की चीजें तो वो नहीं लगाने दे रहे हैं। उसकी कोई कई रीजंस हो सकती हैं क्योंकि मेरे मेरे अपने एक दोस्त से बात हुई थी, वो यही बता रहे थे कि वो इसलिए भी रोका जाता है क्योंकि ये लोग जो है कि बीफ या मटन और इस तरह की कुछ चीजें खाकर आते हैं और वो मंदिर के बाहर जो परमिशन नहीं है कर्नाटका वगैरह में या किसी जगह की बता रहे थे। इस वजह से रीजन जो था उनका मुझे काफी वैलिड लगा कि वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स हैं वो कोई और ही कहानी बताते हैं। तो ये इस तरह से आपके ख्याल से कैसे चलेगा और ये क्या ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? कोई तरीका है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए और दोबारा से लोग आपस में जो है वो ठीक तरीके से रहें? देखिए 99% लोग आपस में ठीक तरीके से रह रहे हैं, 99.9 बोलूंगा, हम्म, मतलब 10-12 इंस्टेंट्स को छोड़िए, बाकी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि देखिए आरजू जी, जब भी जियो पॉलिटिक्स में डिस्टर्बेंस होता है, आप मान के चलिए आज कल परसों पैसा आया, कहीं ना कहीं से पैसा तो आता है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। बिना पैसे के एक भी हमारे बैंगलोर में कारखाने पे हमला हुआ था, जब से सबसे बड़ा जो एप्पल के सब कॉन्ट्रैक्टर है कोरियन, उनका कार्य ताइवानीज, उनका कारखाना था, कोरियंस का था, मुझे ध्यान नहीं ताइवानीज या कोरियन दोनों में से एक का था, तो उसमें पता लगा जी उसमें भी पैसा बाहर से आया था। मैंने ये शाहीन बाग के मौलवी साहब को बताया, 75 करोड़ रुपए आए थे बाहर से। अभी पीएफआई में फंडिंग आ रही है, एसटीपीआई में फंडिंग आ रही है, तो कई सारे लोग हैं जो फंडिंग वंडिंग बाहर से आ रही है। अब उनका क्या मतलब है, देखिए अगर कोई ये बोले भाई मुसलमान को काम करने नहीं जा रहा, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैं आपको बता दूं, मुसलमानों की आबादी के 20-25 करोड़ तो होगी इंडिया में। आपको लगता है 25 करोड़ लोगों को काम करने से रोक दोगे? इज इट पॉसिबल कि उनको आप बिल्कुल अलग कर दोगे, निकाल दोगे और बोलोगे भाई कल से तू काम नहीं करेगा? मतलब इज इट फिजिबल, प्रैक्टिकल? बाय विच लॉजिक, विच मैकेनिज्म, विच मशीनरी कैन यू डू इट? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, ह्यूमनली संभव। अब हाँ, अब क्या होता है कि अगर किसी के साथ कोई घटना हो गई, वो कहता है जी मुसलमान को रोक दिया काम करने के लिए। यहाँ तो मैं आपको ये भी डायरेक्ट बोलूंगा, देखिए जब ये सलमान खान साहब का केस वे चल रहा था, एक दिन वो जाली वाली टोपी लेके पहुंच गए कोर्ट, तो उनको जज साहब ने पूछा नाम क्या बताया, वैसे तो सलमान खान बताया, तब अपना पूरा नाम लंबा बताया और बोले कि मेरी मदर का नाम ये, मेरी फादर का नाम ये। उन्होंने बोला आपका नाम क्या है बताइए, आपका रिलीजन क्या है? तो आपने देखा वो टोपी लगा के गए थे जो वो। तो अब ये अगर आप यूज ऑफ इस्लाम करोगे एट फॉर अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू नो फॉर योर पॉलिटिकल गेन्स, भाई मुझे इसलिए मारा, मैं मुसलमान, तो वो तो दिक्कत है ना कहीं ना कहीं। बाकी चलो आपको तक आप ऐसे मुझे 10-20 केस बता दोगे, 25 बता दोगे, 25 करोड़ में से 25 केस कितना होता है? 25 करोड़ में से 25 केस कितना? मैंने तो बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और ये लोग जो है जो ऐसी हरकतें करते हैं, पूरे मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, ये पूरे मुसलमानों का नाम खराब करते हैं। अब ये मुझे बताइए आईसिस वाले हैं, ये तालिबानी है, ये ऐसे जितने भी है जैश ए मोहम्मद वगैरह, इन्होंने क्या इस्लाम और मुसलमान का नाम दुनिया में ऊंचा किया, खराब किया? आप मुसलमान है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्या किया है? नाम खराब ही किया है। कौन सा बिल्कुल। नाम इन्होंने किया है? ऐसे लोगों को ना अपने फायदे के, अपना फायदा तो नहीं दिख जाता है, बट ओवरऑल कम्युनिटी का, देश का, समाज का कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये रियलाइज नहीं करते। बस ये उस दिन टीआरपी मिल गया, मीडिया आ गए, टीआरपी वाले, टीवी वाले बुला लेंगे, एक आध दो इंटरव्यू हो जाएंगे। अब मुझे बताइए हिजाब वालों ने केस वापस क्यों लिया? अगर हिजाब बड़ा मसला था कि इलेक्शन खत्म होते केस वापस क्यों लिया? शाहीन बाग का क्या हुआ आज? अब उनसे हिसाब किताब पूछ रहे, पैसे कहाँ से आए? आपको पता हजारों एनजीओ का यहाँ लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, हजारों एनजीओ का। एफसी, अब पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक रामनवमी के दिन बोला था कि ये जो गवर्नमेंट ने लॉ को चेंज किया है,
बहुत अच्छा किया उन्होंने बोला भाई अगर आप 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गोइंग टू 5 ट्रिलियन, यहाँ समाज वेलफेयर के लिए व्हेन अ कंट्री हैज अराउंड $650 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर कंपनी का सीएसआर फंड है सामाजिक कार्य करने के लिए। भाई आपको बाहर से पैसा लाने की जरूरत क्या है? कौन सा काम ऐसा जिसके लिए आपको यहाँ पैसा नहीं मिल सकता? आपको पैसा रेज करना यहाँ रेज करिए। ये जो बाहर से जो आप ये चैनल आइलैंडों से और मॉरिशस से और ये सिंगापुर से और ये जो जितने भी ये टैक्स हेवन्स है लक्समबर्ग, वहां से पैसे और दुबई से राउट कराने की क्या जरूरत है? अगर आपको नेक काम करना है, धार्मिक काम करना है, इंडिया में क्या कमी है पैसे की? आपको बाहर से पैसा चाहिए क्यों? बाहर से पैसा अर्जुन जी उसको चाहिए जो देश सशक्त नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 3-6 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हो। और कितना कितना पैसा था? 2-4-5 बिलियन डॉलर, 2-4-5 बिलियन डॉलर होते क्या है? If your cause is right, if your intention is right, if your intent is right, why do you need to raise money from out of India for the work to be done in India? सवाल तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि इस तरह की काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं और मुझे यही ख्याल हुआ कि इससे जो है वो ना सिर्फ़ गवर्नमेंट को नुकसान होता है बल्कि पूरी कंट्री को इससे नुकसान हो सकता है और चाहे 2 जगह हो या 4 जगह हो या कुछ भी हो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए वरना ये चीज़ फैल भी सकती है, ये चीज़ बढ़ भी सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकती है। क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ हम लोग यहाँ से देख रहे हैं और मुझे नहीं पता उसमें से कितनी ठीक है और कितनी जो है वो फेक बना के दी गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें चल रही हैं और मेरे ख्याल है आपके जैसे लोग मौजूद हैं जो कि इस पे बात करते हैं और आपकी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देखेगी। जी। आरजू जी मैं आपको एक चीज बोलूंगा बहुत विद ऑल रिस्पेक्ट्स एंड ऑल पूरी जिम्मेवारी के साथ 99.99% मुसलमान यहाँ का जो है वो इस सब के साथ नहीं है। ये जो 0.1% 1% है ये सबका नाम खराब कर रहे हैं, देश का नाम खराब कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी का पूरी सभ्य का नाम खराब कर रहे हैं। आज ये वो वाली बात है कि तालिबानियों ने किसका नाम रोशन किया, आईसिस ने किसका नाम रोशन किया, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और ये जितने भी इन्होंने किसका नाम रोशन किया। आज इन्होंने इस्लाम और मुसलमान का नाम खराब ही किया है ना, दुनिया में रोशन तो किया नहीं। और हमारे यहाँ का मुसलमान पता कौन है? हमारे यहाँ का मुसलमान है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरे घर में फोटो लगी है उनकी, जहाँ मेरे पुरखों की फोटो है वहीं उनकी भी फोटो लगी है। हमारे घर में पुरखों की फोटो लगती है, मैंने उसी दीवार पे उनकी भी फोटो लगा रखी है। ये है हमारे मुसलमान। तो ऐसी बात नहीं है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, बट आज जो जरूरत है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो साइलेंट मेजॉरिटी, उनको बोलना पड़ेगा। दे हैव टू कंडेम इट। मैंने खुद धर्म संसद को कंडेम किया नेशनल टीवी पे। मैंने कहा वी डोंट सपोर्ट धर्म संसद। वैसे ही कॉमन मुसलमान को आके बोलना पड़ेगा भाई हमें इनसे मतलब नहीं, ये इसकी समस्या है, ये पत्थर लगा रहा है, ये मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये किसी मुसलमान को, किसी इस्लाम को, किसी को रिप्रेजेंट, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज फॉर द लॉ ऑफ द लैंड, हैंडल हिम। जैसे हमने बोला भाई धर्म संसद डजंट रिप्रेजेंट अस। ठीक है, धर्म संसद का अपना विचार होगा, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अस। तो जब तक एक साइलेंट मेजॉरिटी जब तक चुप रहती है ना अर्जू जी, देश में प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब साइलेंट मेजॉरिटी चुप रहती है, यार ठीक है हो रहा है, ये भी ठीक है। आप अगर कल मैं बताऊं, कल 1 लाख 10 लाख लोग मुसलमान अपने ट्विटर हैंडल पे अपने उस पे जाए, भाई वी कंडेम दिस शुड नॉट, वी डोंट सपोर्ट दिस, दे डोंट बिलोंग टू अस, मसला खत्म, कहानी खत्म। हाँ, पर कुछ लोगों की आरजू जी दुकान इस पे चलती, कुछ लोगों ने करोड़ों रुपया, कुछ 100 करोड़ रुपया ये करके बनाया। अब जिसके 100 करोड़ हो, जिसकी 4-4 करोड़ की गाड़ी हो, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे, वो तो चाहेगा ये तमाशा चलता रहे। उसकी मानो तो वो चाहेगा ये तमाशा बंद ना हो। उनका तो काम ही है, वो तो दे आर इन बिजनेस ऑफ दिस ना, उनका दे डू दिस फॉर अ लिविंग। तो अब आरजू जी आप जानते हैं पैसा बहुत बड़ी चीज है इन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं है, इन लोगों के लिए बहुत है। जहां ये अपना धर्म, दीन, ईमान, देश और समाज सबको बेच देते हैं अपने फायदे के लिए। बस अब मैं तो उनको यही बोलूंगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और ये समझाए कि सिकंदर भी जब गया था उसके 2 हाथ ऐसे रखे थे ताबूत से बाहर, ये दिखाने को दुनिया को भाई सिकंदर जिसने सारी दुनिया दी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी खाली हाथ गया। अगर ये हम जैसे आदमी को समझ आए तो दुनिया में 90% प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो जाएगी आरजू जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम अभी चल रही है भारत में, हमारी तो दुआ है कि वो जल्दी सॉल्व हो जाए और इस तरह की चीज़ें मज़ीद ना फैलें क्योंकि ये सिर्फ़ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है बल्कि पूरी कंट्री के लिए जो है एक दाग बन जाती है, इसको डैमेज करती है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और सबको आराम से ठीक है डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से ही सॉल्व कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।